हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वीके मिश्रा खान ग्लोबल स्टडीज़ के केजीएस यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। हम लोग इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन मीन्स, जो कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग जलवायु परिवर्तन का डिस्कस कर रहे हैं। इस जलवायु परिवर्तन के संबंध में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि जलवायु परिवर्तन है क्या, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, यहां तक हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें दिखा, यदि हमने जैव विविधता पर नजर डाला तो देखा जैव विविधता का एक भारी मात्रा में क्षय हो रहा है। यदि हमने महासागरों पर देखा तो महासागरीय जो पारितंत्र है, ये महासागरीय पारितंत्र का नुकसान हो रहा है। जब हमने महासागरों पर नजर डाला तो हमने देखा कि महासागर का अम्लीकरण हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। समझते चलना है। हमने जब कृषि पर देखा तो कृषि की उत्पादकता में समग्र रूप से देखा तो उत्पादकता में कमी आ रही है। मीन्स जलवायु परिवर्तन का एक भयावह हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए, पॉइंट को समझते चलना है। इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जब हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नजर डाला कि आखिर में क्या है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, समझते चलना है कि जब हमने क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट पर देखा कि आखिर में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो हमने क्या देखा कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो कृषि पर भी पड़ रहा है नकारात्मक रूप से। बेटा, हमने देखा कि महासागरों पर भी पड़ रहा है, ओशन पर भी पड़ रहा है। आप सभी लोग बताओ, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? तो आपका जवाब होगा कि सर महासागरों पर भी महासागरीय जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्षय हो रहा है, महासागरीय जो पारितंत्र है उसमें क्षय हो रहा है, महासागरीय जो अम्लीकरण है, ये महासागर का अम्लीकरण हो रहा है। मीन्स महासागर पर भी नकारात्मक। हमने देखा जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हमने देखा पारितंत्रों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमने देखा कि इस क्लाइमेट चेंज के कारण, इस जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया का जन्म हो रहा है, विभिन्न प्रकार के कुपोषण का हम लोग शिकार बना जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना है सभी लोगों को कि क्या ये जो समस्या आप देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का क्षति, जैव विविधता में कमी, पारितंत्रों में कमी, महासागरों का अम्लीकरण, कृषि की उत्पादकता में व्यापक रूप से कमी, मानव स्वास्थ्य पर समस्या, क्या ये स्थानीय समस्या है कि वैश्विक समस्या है? आप सभी लोग बताते चलना है बेटा। आप सभी का जवाब है कि सर ये तो वैश्विक समस्या है। बहुत अच्छा आप लोगों ने। ये क्या है? मीन्स ये प्रॉब्लम ऑन दी, ये वैश्विक स्तर पर समस्या है, वैश्विक स्तर पर प्रॉब्लम है। और यदि समस्या वैश्विक लेवल पर है, जैसे मान लेते हैं समस्या बड़ी हो और हम निदान छोटा कर रहे हो, तो क्या संभव है? यदि समस्या वैश्विक स्तर पर, इसका मतलब यह है कि हमें समाधान की जो जरूरत है वो भी कहाँ की जरूरत है? वो भी हमें वैश्विक स्तर पर ही जरूरत है। हम सोचें कि घर में हम ईंधन न जलाएं, हम लकड़ी न जलाएं और क्लाइमेट चेंज पर काबू पा लेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल, असंभव है। मीन्स यदि समस्या ग्लोबल लेवल पर है तो हम कहेंगे कि ये जो ग्लोबल लेवल पर समस्या है ना,
इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। समाधान कहाँ होना चाहिए? आपका जवाब होगा कि सर समाधान वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैश्विक स्तर पर समाधान होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, यदि वैश्विक स्तर पर समाधान है, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए बेटा, वैश्विक स्तर पर समाधान है तो इसके लिए क्या होगा? यदि वैश्विक स्तर पर समाधान की जरूरत है, इसका मतलब है कि विश्व के सभी देशों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। यदि हमें ग्लोबल लेवल पर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, यदि समाधान चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें वैश्विक स्तर पर समाधान की जरूरत है। तो विश्व के जो देश हैं, इन विश्व के देशों को एक मंच पर एक साथ आना होगा। और इसके लिए हुआ क्या कि इसके लिए मीन्स विश्व के देशों को, यदि हम बात करें तो विश्व के देशों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। एक साथ एक मंच पर आना होगा। भाई सब लोग आओ यार, एक साथ एक मंच पर आना होगा। मीन्स सभी जब आएंगे ना तभी कुछ होगा। और इसके लिए यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएन ने 1972 में, कब? 1972 में बेटा, 1972 में एक सम्मेलन बुलाया कि भाई अब सब लोग आ जाओ, अब बहुत हो चुका है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सम्मेलन बुलाते हैं, कौन? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र कहता है अब तो सभी लोग आ जाओ, बहुत परेशान कर चुके हो। जानते हो क्या होना है? पूरी जो पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी हमारी ध्वस्त होने वाली है, अब आ जाओ सब लोग। यदि स्थिति रही, 1972 की बात है, 1972 में एक सम्मेलन बुलाता है, कौन? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। और कहाँ बुलाता है? कहोगे सर बुलाता कहाँ है? भारत में? नहीं बेटा। कहाँ बुलाता है? स्वीडन में बेटा। स्वीडन में कहाँ? स्टॉकहोम में। स्वीडन में स्टॉकहोम में 1972 में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया था? स्टॉकहोम। कहाँ है ये बेटा स्टॉकहोम एक शहर है। किसका? आपका जवाब होगा स्वीडन का एक है। किसका? स्वीडन का एक शहर है। इस स्वीडन के एक शहर में, स्वीडन का शहर है जिसमें सभी लोग इकट्ठा होते हैं। 1972 में सम्मेलन बुलाया जाता है। अब कहाँ बुलाया गया? स्वीडन में, इसलिए इसका नामकरण ही कर दिया गया स्वीडन सम्मेलन। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? स्वीडन सम्मेलन कर दिया गया। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम ही कर दिया गया कि ये स्वीडन सम्मेलन 1972, 1972। अब समझ, या स्टॉकहोम सम्मेलन, इसे हम कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। देखिए बेटा, वास्तव में स्टॉकहोम सम्मेलन, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? आपका जवाब होगा कि सर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। बहुत अच्छी बात है। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन होता है तो इसमें सभी देश इकट्ठा होते हैं, कहते हैं नहीं अब तो जलवायु परिवर्तन का, हमें क्लाइमेट चेंज का देखना ही देखना होगा, नहीं तो भयंकर रूप हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी हम लोगों के लिए। और जानते हो जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 होता है, मेरे प्यारे दोस्त समझ से चलना है बेटा, जब ये 1972 में ये स्टॉकहोम सम्मेलन होता है तो इस सम्मेलन में सभी देश इकट्ठा होते हैं और कहते हैं ये हमारी पृथ्वी एक है। समझ से चलना है बेटा, हमारी पृथ्वी क्या है? एक है। समझ से चलना है। इसमें क्या होता है कि हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, जो रहने वाले जो देश हैं, इन पृथ्वी पर इनके वास्तव में जो देश हैं, इन सभी देशों के लिए पृथ्वी की सतह पर जो लोग हैं, जो देश हैं, इनके दिमाग में ये डाला जाए कि पृथ्वी एक है और इसका संरक्षण आवश्यक है। इस सम्मेलन में सभी देश इकट्ठा होते हैं और कहते हैं सुनो, जब तक ये दिमाग में डालोगे कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के मन में, देशों में ये नहीं बात डाला जाएगा कि पृथ्वी एक है, अर्थ एक है, हमारी जो पृथ्वी है वो एक है, इसका संरक्षण आवश्यक है, तब तक कुछ होने वाला
नहीं है। इसका मतलब ये है कि देश है और इस पर हमने कहा, और इसी सिद्धांत में हमने यहाँ पर इसी सिद्धांत में एक ही पृथ्वी के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, एक ही पृथ्वी के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है, एक ही पृथ्वी के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। अब यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा बेटा, क्या बनेगा कि एक ही पृथ्वी के सिद्धांत की उत्पत्ति किस सम्मेलन में हुई। आपको बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे आपको लगा देना है 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या जवाब देना है? 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में यह निर्णय लिया जाता है। अब और बात समझिए, पृथ्वी का हमें संरक्षण करना है, और पृथ्वी के संरक्षण के लिए सबसे पहला हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें जागरूकता फैलाना होगा। और यदि हमें जागरूकता फैलाना होगा तो जागरूकता फैलाने के लिए हमें उसको एक त्योहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में मनाना होगा। और इसलिए हमने एक जागरूकता फैलाना होगा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें पहले जागरूकता फैलाना होगा, और इसीलिए हमें एक त्योहार के रूप में मनाना होगा। और इस प्रकार हमने एक त्योहार के रूप में मनाया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया। 5 जून को हमने जो निर्णय लिया वो क्या लिया कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। 5 जून को क्या मनाएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। समझते चलना है बेटा। मीन्स यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछे कि हमने किस सम्मेलन में, हमने किस कॉन्फ्रेंस में विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाने का निर्णय लिया, क्या जवाब होगा कि सर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। 1972 में हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये काम करेंगे। सभी देश इकट्ठा होते हैं, जलवायु परिवर्तन को बचाने की बात करते हैं। 2 बातें होती कि एक ही पृथ्वी के सिद्धांत की उत्पत्ति हो जाए, और दूसरा कि हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हो, जैसे कुछ कहते हैं ना कि आज से पढ़ाई शुरू, आज पढ़े, आज जोश था, उनकी जवानी थी, आज पढ़ें। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद बंद। अब हो गया यार, कुछ होना है नहीं, अब नहीं होगा। अचानक फिर काफी दिन तक शांत रहे। फिर उसके बाद इसकी 20वीं वर्षगांठ, समझ से चलना है, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ। स्टॉकहोम सम्मेलन, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो आपने देखा 1972 जो आपने देखा 20वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। अब आप मुझे बताओ, यदि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 इसकी 20वीं वर्षगांठ, जैसे आप लोग क्या करते हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो। मान लेते हैं आपकी शादी 2018 में हुई, फर्स्ट मैरिज मेरा एनिवर्सरी 2019 में, 20 में, 21 में, कहते हो ना। मैरिज एनिवर्सरी के दिन कितनी खुशी रहती है, समझ रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की जब 20वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, और 20वीं वर्षगांठ कब होगी? 1992। और जानते हो कहाँ मनाई जाती है? 1992 में बेटा ये मनाई जाती है, समझ से चलना है, अभी आप खुद समझोगे। ये मनाई जाती है, एक ब्राजील का एक शहर है, पॉइंट को समझ से चलना बेटा। ब्राजील का एक शहर है, और ब्राजील का एक शहर जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। इसका एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो में ये 1992 इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? आप कहोगे कि सर रियो डी जेनेरियो में मनाई जाती है। ये कहाँ का शहर है? कहोगे बोले बाबा ब्राजील का है। कहाँ का है? ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। और इसी रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है।
अब ध्यान से, यदि रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाता है तो हम इसे क्या कह देते हैं, ये तो रियो सम्मेलन है। ये क्या है, रियो सम्मेलन है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ, आपका जवाब होगा रियो सम्मेलन 1992। कब सम्मेलन हुआ, 1992। तो रियो सम्मेलन 1992 हम बोल देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब ब्राजील का जो शहर रियो डी जेनेरियो है, इस ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जब ये इकट्ठा हुए, सभी लोग साथ में बैठे थे, इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद कहते हैं हम लोग अब आ गए हैं दोबारा जलवायु परिवर्तन से निपटना है। जब ये लोग रियो डी जेनेरियो में इकट्ठा होते हैं, सम्मेलन बुलाया जाता है, तो बेटा इसी रियो डी जेनेरियो में कहते हैं हमें वन का संरक्षण करना है। समझ से चलना है बेटा, ये जब देश इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं हमें वनों का संरक्षण करना है। यहाँ पे एक बात और समझना, स्टॉकहोम सम्मेलन में 119 देशों की भागीदारी थी। आप अनुमान समझ लो, ठीक है। यहां पे ये कहते हैं हमें वनों का संरक्षण करना है, ये कहते हैं हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है। ये क्या कहते हैं, हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है। ये कहते हैं अच्छा ये बात है, ये कहते हैं हमें जलवायु मरुस्थलीकरण से निपटना है। मरुस्थली, यदि हम ये कहते हैं मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु तो एक फ्रेमवर्क करना है, मरुस्थलीकरण से निपटना है। ये कहते हैं अच्छा जलवायु परिवर्तन से निपटना है। मीन्स ये संपूर्ण एक साथ देखा जाए, एक साथ ये कहते हैं कि ये इस सम्मेलन में एक साथ पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को, ये क्या होता है, एक साथ या संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ बचाने की बात कही गई। इस पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ बचाने की बात कही गई कि हम संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ बचाएंगे, अलग अलग क्यों, एक साथ बचाने की बात की गई। और जब संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ बचाने की बात की गई तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, आपका जवाब सर पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, पृथ्वी सम्मेलन। अब यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है, यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं, आपका जवाब अच्छा ये बात थी। मीन्स 20वीं वर्षगांठ 1992 मनाया जाता है। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, इसी रियो डी जेनेरियो में मनाया जाता है, इसीलिए रियो सम्मेलन 1992 कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं 1992। ये पृथ्वी को इस सम्मेलन में जब सभी देश इकट्ठा होते हैं, कहते हैं ओ संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ बचाया जाए, हमें जैव विविधता को बचाना है, हमें वन सिद्धांत, वन को संरक्षण करना है, हमें मरुस्थलीकरण से निपटना है, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटना है। में संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ बचाने की बात कही गई। और जब संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ बचाने की बात की गई तो इसे कहा गया पृथ्वी सम्मेलन। अब ध्यान समझिएगा, अभी समझ से चलना है बेटा। आपके मन में उठेगा क्वेश्चन, अच्छा ये है सम्मेलन। अब यहाँ पे देखते चलना है बेटा, इसी सम्मेलन में अब देखिए ये जो सम्मेलन है, ये जो, अब इसे हम दो नाम दे सकते हैं या नहीं, सभी लोग बताओ। अब इसे हम रियो सम्मेलन हम दे सकते हैं या नहीं, बताओ सभी लोग। इसे हम पृथ्वी सम्मेलन बोल सकते हैं या नहीं, हम बोल सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हम इसे नाम दे सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992। समझ से चलना है। अब देखिए वास्तव में जब रियो सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 होता है, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है, ये इस सम्मेलन का उद्देश्य है मानवीय पर्यावरण का संरक्षण। इसका उद्देश्य क्या है, मानवीय पर्यावरण का संरक्षण। समझ से चलना है, मानवीय पर्यावरण का संरक्षण। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एम है, ऑब्जेक्ट है, वो पर्यावरण सुधार है। पर्यावरण सुधार है, पर्यावरण सुधार है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, मानव और पर्यावरण के बीच, मानव और पर्यावरण के बीच, मानव और पर्यावरण के बीच, पर्यावरण के बीच संबंध। अब ये मुझे बताओ, मानव और पर्यावरण के बीच
किस प्रकार का संबंध हो सकता है? मानव और पर्यावरण के बीच बात किया जाए तो दो प्रकार का संबंध हो सकता है। हम पेड़ को लगाएं, हम ऐसी वस्तुओं का प्रयोग ना करें जिससे पृथ्वी को नुकसान हो, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, तो हम कहेंगे हम उसके मित्र हैं। हम क्या कहेंगे? हम तो यार मित्र हैं, मित्र हो। और यदि हम ऐसी चीजों का प्रयोग करें, खूब ज्यादा प्रयोग करें कि बेचारा वो हमेशा परेशान है, कहेगा अच्छा ये पक्का हमारी दुश्मन है। क्या कहेंगे? ये तो पक्का हमारी दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि मानव और पर्यावरण के बीच मित्रवत संबंध, और इसीलिए फिर इसका उद्देश्य यह था, और इसीलिए इसका सम्मेलन का, और इस प्रकार हम कहते हैं इस सम्मेलन का जो आधिकारिक जो इसका आधिकारिक नाम रखा गया, वो रखा गया पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन। जो आधिकारिक नाम रखा गया वो क्या रखा गया? पर्यावरण एवं, इसका जो नाम रखा गया वो ये रखा गया, आप देखेंगे इसका जो नाम रखा गया पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्या रखा गया? तो आपका जवाब होगा कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? सभी लोग बताओ यस या नो। और इसीलिए 1992, अब देखिए वास्तव में स्टॉकहोम सम्मेलन से आपने यात्रा शुरू कर रही है। आपने यात्रा तो शुरू की है प्रभाव से कि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपने यात्रा यहां से शुरू की। अभी आपने क्या देखा? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। फिर आपने देखा दूसरा जो हमारा आधिकारिक नाम है वह है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं और रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। हम कहेंगे ये पृथ्वी सम्मेलन है, हम कहेंगे ये रियो सम्मेलन है। इसे हम दोनों के नाम से जानेंगे। यस या नो, है या नहीं? तो ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में आप देखते चलना है बेटा, ऐसी स्थिति में यहां पे समझना है कि ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि इस सम्मेलन के द्वारा कुछ जारी दस्तावेज, अब देखिए पर्यावरण और इस जारी दस्तावेज, बेटा यहीं से आपसे अगला क्वेश्चन, जारी दस्तावेज कौन कौन से हैं? आपका जवाब होगा कि सर जारी दस्तावेज है कौन कौन सा? तो आपका जवाब होगा कि सर पहला जारी दस्तावेज है वह है एजेंडा 21। कौन सा है? एजेंडा 21। इसी में वन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? आपका जवाब होगा वन सिद्धांत। इसी में जो जारी किया गया वो जारी किया गया, आप देखते चलना है बेटा, इसी में जो जारी किया गया वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी में जो जारी किया गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसी में जो जारी किया गया वो UNCCD मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। इसी में रियो अर्थ समिट 1992। अब देख सकते हैं, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहोगे कि सर ने बता दिया तो अब क्वेश्चन, अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में पास किया गया? किस सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या रियो सम्मेलन, या पृथ्वी सम्मेलन, बाली सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन? किसमें? आप मुस्कुराओगे और कहोगे ओ यह बात है। ठीक है, तो यहां से आपको ये बातें ध्यान देनी है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला आपके मन में है जारी दस्तावेज में 1, दिस इज 1, ये आपको बेटा नोट डाउन करना है। ये नोट डाउन करना है
अब देखते चलना है, ये होता है। अब अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा एजेंडा 21 है क्या। बेटा जो एजेंडा 21 है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये गैर बाध्यकारी है। बेटा बाध्यकारी नहीं मीन्स ये देश चाहे तो लागू करे और ना चाहे तो लागू ना करे, भाई उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि हम यूएनएफसीसी की बात करें, समझते चलना है, यदि हम यूएनएफसीसी तो हम कहेंगे वास्तव में यूएनएफसीसी को कब अपनाया गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसे कब अपनाएगा। यूएनएफसीसी को कब अपनाया गया, जल्दी से बताओ। कहोगे कि सर 1992 में आया है, तो इसका मतलब ये है, मीन्स इसका मतलब ये है कि अपनाया गया 1992 में। अपनाया कब गया, 1992 में। लागू कब से, प्रभावी कब से हुआ, आपका जवाब होगा कि सर प्रभावी हुआ 1994 में। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। यूएनएफसीसी का जो उद्देश्य था वो था ग्रीन हाउस गैसों, यदि इसके हम एम की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो ग्रीन हाउस गैसों के उच्च सांद्रण को एक स्तर पर स्थिर करना, सांद्रण को एक स्तर पर स्थिर करना, एक स्तर पर, एक लेवल पर, एक स्तर पर स्थिर रख देना कि हाँ ठीक है भाई बस इतना बहुत है यार, एक स्तर पर स्थिर रखना इसका उद्देश्य है। मीन्स ग्रीन हाउस गैसों के उच्च सांद्रण को एक स्तर पर स्थिर रख देना कि एक लेवल पे ज्यादा ना होने पाए, दिक्कत हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि सभी देश पुनः इकट्ठा होते हैं और इसका जो अनुसमर्थन करते हैं, अनुसमर्थन करने वाले जो देश होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होती हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 1 का सम्मेलन, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 1 है, इसका आयोजन बर्लिन में आयोजित होता है, बर्लिन में। समझते चलना है बेटा। अब यहाँ पे इस जो कॉप 1 है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब जैसे हम देखते हैं कॉप 1 ये कहाँ पे, तो आपका जवाब होगा कि सर बर्लिन में। जब हम कॉप 2 की बात करते हैं तो आपका जवाब होगा सर हमने पढ़ा है कि जिनेवा में। ये दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं थे, ना तो कॉप 1 इतना महत्वपूर्ण था और ना ही कॉप 2 में। होता क्या है कि कॉप 1 जो आयोजित होता है 1995 में बेटा, कब, 1995 में। 1995 में कॉप 1 और 1996 में 1996 में कॉप 2 का आयोजन होता है। कॉप 1 में, कॉप 2 में आते हैं देश, बातचीत करते हैं, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता है कि होगा क्या, कि होने वाला क्या है, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं समझ में आता है कि आखिर में करना क्या है। फिर उसके बाद कॉप 3 का आयोजन जापान का एक शहर है, जापान। जब आप लोग कभी जापान जाओगे तो देखोगे जापान में बहुत ऊंचे ऊंचे मकान नहीं हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये रिंग ऑफ द फायर मीन्स आग के एकदम परिप्रशांत पेटी की गोद में बैठा है, ये ज्वालामुखी की गोद में बैठा है, आपदा की गोद में बैठा। कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार इधर आसपास हो सकता है, इसलिए कभी भी आप देखोगे यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। और इसलिए होता क्या है कि यहाँ पे स्थिति, तो जापान का एक शहर है क्योटो, इसी क्योटो में कॉप 3 का आयोजन होता है और इसी क्योटो सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं दिस इज कॉप 3। और कॉप 3 का आयोजन कहाँ होता है? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताते चलना बेटा। कॉप 3 का आयोजन कहाँ होता है? आप कहोगे कि सर क्योटो में होता है, बड़ी अच्छी बात है। क्योटो कहाँ है? कहोगे सर नानी के यहाँ, नहीं। कहाँ है? जापान। नानी के यहाँ नहीं, जापान। अब ये क्योटो जापान में है और इसी क्योटो में कब होता है? 1997 में, 1997 में। और इसीलिए आप देखते हो कि इसी में अपनाया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या अपनाया जाता है? क्योटो
प्रोटोकॉल। और जब ये क्योटो प्रोटोकॉल है, समझ से चलना है, ये क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। अब मुझे बताओ, सभी लोग बताओ, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया जाता है? कहोगे कि सर अपनाया जाता है 1997 में। बड़ी अच्छी बात है। अपनाया कब गया? 1997 में। प्रभावी कब हुआ? 2005 में। प्रभावी हुआ 2005 में। मीन्स वही स्थिति है कि एक्टिव नहीं हो पाया, जन्म तो ले लिया, कार्य नहीं किया। जैसे क्या होता है, मानव जब जन्म लेता है तो तुरंत काम करना शुरू कर देता है, नहीं करता ना। तो इसी प्रकार जब ये जन्म 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो आपने देखा एक बाध्यकारी समझौता था बेटा। ये क्या था? एक बाध्यकारी, ये एक बाध्यकारी संधि थी, एक बाध्यकारी समझौता था बेटा। एक तरीके क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी था। मीन्स उत्सर्जन के लिए जो देश थे, सदस्य देश थे, ये प्रतिबद्ध थे। क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि प्रतिबद्ध हैं कि आपको उत्सर्जन में कटौती करना ही करना है। इस क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, समझ से चलना है, इस क्योटो प्रोटोकॉल के विस्तृत नियम को आपका जवाब होगा मराकेश। विस्तृत नियम मराकेश समझौता। मराकेश समझौता बताओ, जल्दी से कमेंट करो, मराकेश कहाँ पे है? सभी लोग कमेंट करते चलना है बेटा। जो मराकेश समझौता ये कहाँ पे है? आपका जवाब होगा कि मराकेश समझौता COP7 में क्रियान्वयन हुआ, और इसीलिए में क्रियान्वयन, और इस प्रकार हम कहते हैं बेटा ये मराकेश कहाँ है? मोरक्को। कहाँ पे है ये? मोरक्को। जल्दी से कमेंट करो, मोरक्को किस कॉन्टिनेंट है? आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है ये। में क्रियान्वयन हुआ, और इसीलिए इसे हम मराकेश सम्मेलन या यहाँ पे यदि हम बात करें तो सम्मेलन शब्द ज़्यादा उचित होगा। मराकेश सम्मेलन, ये बेटा सम्मेलन ज़्यादा उचित होगा, ठीक है। मराकेश सम्मेलन COP7 का आयोजन होता है, और हम कहते हैं ये क्या है? इसीलिए इसे हम मराकेश समझौता भी कहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? जल्दी से बताओ। मराकेश समझौता के नाम से भी जानते हैं कि ये है मराकेश समझौता। ये है COP7 मराकेश सम्मेलन, और इसी में क्योटो प्रोटोकॉल के विस्तृत नियम को अपनाया जाता है, और हम कहते हैं वाओ ये है क्योटो प्रोटोकॉल। जब हम क्योटो प्रोटोकॉल पर और विस्तार से बात करते हैं, कहते हैं सर और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल में और बहुत सारी बातें हुई, समझ से चलना है बेटा। यदि हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल में लगातार ये क्रियान्वयन होता चला गया, एक विस्तार से चीजें आती गई। फिर उसके बाद कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि क्या है? तो इसकी प्रतिबद्धता अवधि जो है, इसमें दो बातें कही गई। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंड देन यहां पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि। क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि, क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि। अब समझिए बेटा, समझिए वास्तव में यदि हम इसके क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वास्तव में इसमें कहा गया सबसे पहले कि प्रथम प्रतिबद्धता अवधि। क्या कहते हैं कि प्रथम प्रतिबद्धता अवधि, प्रथम प्रतिबद्धता अवधि। और ये प्रथम जो प्रतिबद्धता अवधि था, इस प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कब से कब था? जल्दी से बताओ। 2008 से 12, 2008 से 12। और इसमें कहा गया कार्बन उत्सर्जन में जो कार्बन उत्सर्जन कटौती का जो लक्ष्य रखा गया, उत्सर्जन जो कटौती का लक्ष्य रखा गया, जल्दी से बताओ 5.2। कार्बन यहाँ पे उत्सर्जन कटौती का जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 5.2%। कितना रखा गया? 5.2% रखा गया कि कार्बन उत्सर्जन कटौती जो लक्ष्य है वो 5.2 है। इसमें ग्रीन हाउस, इस प्रथम प्रतिबद्धता जो अवधि हुआ, इसमें ये ग्रीन हाउस गैसों को, ये ग्रीन हाउस की
गैसों की 6 गैस, ग्रीन हाउस गैसों की 6 गैसें इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी? कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, कहोगे सर मीथेन, कहोगे कि सर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर कहोगे कि सर पीएफसी, फिर कहोगे सर पीएफसी, यहाँ एचएफसी, फिर कहोगे सर एचएफसी, फिर कहोगे सर पीएफसी और फिर कहोगे एसएफ6। ये 6 गैसें हैं जिसमें अब यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन कि प्रथम प्रतिबद्धता अवधि में कितनी ग्रीन हाउस गैसों को सम्मिलित किया गया, जबकि ग्रीन हाउस गैसें हमने बताया बहुत हैं। जलवाष्प, CO2 बताया नहीं, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, HFC, PFC, SF6, NF3, लेकिन सभी को नहीं, 6 ग्रीन हाउस गैसों को ये कहता है कि प्रथम प्रतिबद्धता अवधि में 6 गैसें। द्वितीय जो प्रतिबद्धता अवधि थी, इस द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि, इसका जो सेकेंड जो द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि है, द्वितीय प्रतिबद्धता जो अवधि है, इस द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि ये कब से कब? ये जनवरी 2013 से 2020, और इसमें एक और ग्रीन हाउस गैस को सम्मिलित किया गया। जानते हो कौन सा? NF3 को भी सम्मिलित किया गया, NF3 को भी सम्मिलित किया गया। और साथ ही साथ में एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य, जो टारगेट हमने रखा 5.2%, इसको बढ़ाया गया। जो कार्बन कटौती का जो लक्ष्य हमने रखा 5.2, इसको हमने बढ़ा करके और हमने क्या कर दिया, इसको हमने कार्बन कटौती का जो लक्ष्य है बढ़ा करके 18%। कार्बन उत्सर्जन कटौती का जो लक्ष्य हमने किया, कितना कर दिया? 18% कर दिया बेटा। कितना कर दिया? 18% हमने कर दिया। अब आप देख रहे हो लगातार कार्बन उत्सर्जन पे फोकस किया रहा है, इसमें 5.2%, उसमें 18%, मीन्स मात्रात्मक कटौती को बढ़ा दिया गया और प्रभावी रूप से कहा गया कार्य करना है, ऐसे तैसे नहीं करना है, अच्छे से करना है। अब ये बात करें इसी में कि आखिर में उत्सर्जन कटौती की फिर रणनीति क्या होगी, तो उत्सर्जन कटौती के लिए इन्होंने कहा उत्सर्जन कटौती जो रणनीति हम अपनाएंगे वो अपनाएंगे बाजार तंत्र को, वो हम अपनाएंगे एक फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म को अपनाएंगे, मिस लचीली बाजार तंत्र को अपनाएंगे। और इस प्रकार जो लचीली बाजार तंत्र को हम अपनाएंगे ना, लचीली बाजार तंत्र को अपनाएंगे, किसको अपनाएंगे? लचीली बाजार तंत्र। और इसमें हम क्या करेंगे? कार्बन का व्यापार करेंगे। सीधा सीधा बोला गया, हम लोग अब ट्रेड करेंगे यार, कार्बन का व्यापार करेंगे। और कार्बन के व्यापार के लिए 3 प्रणाली का उपयोग करेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन तंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन तंत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि अब हम लोग क्या करें, स्वच्छ विकास तंत्र का प्रयोग करेंगे इसके माध्यम से। और तीसरा ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में संयुक्त क्रियान्वयन, इसके माध्यम से हम लोग अब कार्बन ट्रेड करेंगे। संयुक्त क्रियान्वयन, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स यहाँ पे हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इमिशन, दिस इज मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसके माध्यम से हम लोग उत्सर्जन करेंगे। जो कार्बन है, इस कार्बन का व्यापार करेंगे, कार्बन का हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार हम देखते हैं सबसे पहले जो कार्बन के उत्सर्जन के लिए जो व्यापार, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का विकास हो जाता है, कहाँ पे? क्योटो प्रोटोकॉल में हो जाता है। तो इस प्रकार यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चंस बनता है, निश्चित तौर पे बनेगा। हमने 3 पर चर्चा किया, स्टॉकहोम सम्मेलन हमने डिस्कस किया कि आखिर में क्या है UNFCCC, हमने ये भी डिस्कस किया कि पर्यावरणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992, फिर क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कल तो गलत नहीं होना चाहिए। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ऐसे नहीं तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे मंडे को। ठीक है,
इस पर हम लोग एक विस्तृत, अब 2 दिन हम आपका लगातार प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे फिर प्रैक्टिस, फिर आगे फिर प्रैक्टिस, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ, खान ग्लोबल स्टडीज़ के साथ। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।